बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने क्लास 9 का मैथ स्टार्ट करना है और सबसे पहले हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर 4 इज बेसिकली अबाउट द फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। सो इसमें हमारे पास जो बेसिकली दो टर्म्स हमारे पास यूज हो रही हैं, तो सबसे पहले इन दो टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करता चलूं और उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है इट इज रिलेटेड टू द अलजबरा, तो बेसिकली थोड़ा सा अलजबरा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास आते हैं, अलजबरा की जो बेस आती है वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा आपको रिकैप देता हूँ जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सो अलजबरा बेसिकली स्टार्ट हमारे पास होता है, आपके पास सबसे पहले इनिशियली अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल सबसे पहले आते हैं और कॉन्स्टेंट्स हमारे पास आते हैं। सो वेरिएबल हमारे पास मैथ में कोई भी एक ऐसी टर्म होती है जिसकी आपकी जो वैल्यू है वो वेरी कर सकती है। अगर वेरिएबल को आप इंग्लिश के साथ वर्ड के साथ रिलेट करें वेरिएशन के साथ, तो उसका मतलब भी यही होता है कि आपकी कोई भी ऐसी चीज जो वेरिएशन में रहती है। वेरिएशन में रहने का मतलब यह है कि उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, उसकी वैल्यू हमेशा सेम नहीं होती है। ठीक है। सो उन वेरिएबल्स को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी अल्फाबेट हम ले लेते हैं और वो अल्फाबेट बेसिकली हमारे वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट हमारे पास कोई भी एक ऐसा नंबर होगा जिसकी कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है। लेट्स से कोई भी नंबर ले लें आप, 10 ले लें, 12 ले लें, -12 ले लें, तो कोई भी स्पेसिफिक नंबर जो होगा उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। एज अ कांस्टेंट ट्रीट क्यों करेंगे? क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो चेंज कभी भी नहीं होती। अब हमारे पास सेकेंडली अलजबरा में हम एक बहुत ज्यादा टर्म यूज करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेसिकली अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफाइन करना पड़ेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास बेसिकली ये तीन चीजें यूज हो रही होती हैं। एक आपके पास वेरिएबल है, सेकेंडली आपके पास कांस्टेंट है, और थर्ड आपके पास जो हमारे मैथ के बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं वो बेसिकली हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज हो रहे होते हैं। तो हमारे पास लेट्स से मैं कहता हूँ कोई भी हमारे पास एक वेरिएबल है और कोई एक कांस्टेंट है, या एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं या एक से ज्यादा कांस्टेंट हैं, तो जब आप वेरिएबल और कांस्टेंट्स को कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग एनी ऑफ दीज 4 ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो आपको जो नई टर्म मिलती है दैट इज बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे मैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो एग्जांपल्स हैं वो लिखता हूँ। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे 2x - 5। अब अगर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखूं तो मैंने अभी आप बात की है कि हमारे पास एक वेरिएबल होगा और सेकेंडली हमारे पास कांस्टेंट जो है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होंगे। सो यहाँ पे हमारे पास x इज अ वेरिएबल एंड 2 एंड 5 आर एक्चुअली द कांस्टेंट्स। ठीक है। तो अगर मैं 2 और x की बात करूं, 2 और x को मैंने कंबाइन किया है बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, और 2x और 5 को हमने कंबाइन किया है बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास वेरिएबल भी आ गया, x जो है अल्फाबेट इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द वेरिएबल, और बाकी 2 और 5 हमारे पास एक कांस्टेंट जिनको हमने मैथमेटिक्स के 4 ऑपरेशंस में से एक मल्टीप्लिकेशन और सेकेंडली सब्ट्रैक्शन यूज की है, और इनको हमने कंबाइन कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज एक्चुअली द अलजेब्रिक इक्वेशन, यू कैन से। अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैंने इक्वेशन बनाना है तो आपने और कोई काम नहीं करना, यू जस्ट हैव टू पुट द इक्वल साइन। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब इक्वल का साइन आप लगा देंगे तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, बल्कि वो इक्वेशन बन जाएगी। राइट। अच्छा, उसके बाद अगेन हमारे पास कुछ चीजें, ये मैं सारा का सारा रीकैप दे रहा हूं जो ऑलरेडी आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अगर फर्दर मोर इसको मैं आगे लेके चलता हूं तो सबसे पहले हमारे पास आती है लीनियर इक्वेशन। आपको वेरिएबल का पता चल गया, आपको कांस्टेंट का पता चल गया, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पता चल गया, आपको इक्वेशन का पता चल गया। अब हम आगे लेके चलते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस, हम उनको कैसे कंसीडर करेंगे या उनको हम कैसे देख रहे होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन वर्ड के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो लीनियर का मतलब होता है 1। ठीक है। तो अगर आप लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। अगर आप देखें यहाँ पे तो लीनियर इक्वेशन की ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax + b = 0। यहाँ पे x इज द वेरिएबल
और a जो है वो x का कोफिशिएंट है और b इज द कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल क्योंकि x है और x की पावर हमें कोई नजर नहीं आ रही, तो किसी भी वेरिएबल की जब कोई भी पावर नहीं होती तो उसका मतलब है कि उसकी पावर 1 है। सो इट इज द लीनियर इक्वेशन। अब इसकी ये तो मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, आप डिफरेंट एग्जांपल्स भी इसकी देख सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन में है, लेट्स से अभी जो मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी है ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपके पास 1 थी। इसी तरीके से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वो 2 हो जाएगी। तो इसके अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इसमें जो एक्स स्क्वायर है एक्स को हम एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो ए है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स के साथ जो बी है ये एक्स का कोफिशिएंट है, अगेन ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, ये एक्स का कोफिशिएंट हो गया। और जो भी टर्म आपकी विदाउट वेरिएबल होगी उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब इसी तरीके से हम इसी चीज को आगे लेके चलेंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन की मैं बात करूं तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या हो जाएगा, आपकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगी और आपकी ग्रेजुअली जो पावर्स हैं वो डिक्रीज हो रही होंगी। पावर्स डिक्रीज किसकी होंगी, वेरिएबल की, जारी सी बात है। सो क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम पावर आपकी 3 होगी एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द मैक्सिमम पावर 3, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है किस चीज की, क्यूबिक इक्वेशन की। अब यहाँ पे जो a है वो इज एक्चुअली द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड d इज द कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा। अब ये वाली सारी की सारी चीजें वो हैं जो ऑलरेडी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है। अब जो अगली चीज मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ वो अभी तक आपने इस लेवल तक नहीं पढ़ी हुई, वो चीज इसी चीज के साथ रिलेट करती है। जैसे यहाँ पे मैंने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक लिखा है, तो इसी तरीके से आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, पावर 4 कर सकते हैं, पावर 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं और इसी चीज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि आपने ग्रेजुअली पावर्स को डिक्रीज करना है। जो भी आपकी मैक्सिमम पावर है उससे आप अगली वाली टर्म की जो पावर होगी वो 1 लेस होगी, अगेन अगली वाली जो पावर होगी वो उससे 1 लेस होगी। अब इसी चीज को अगर मैं जनरलाइज कर लूं, जनरलाइज का मतलब क्या है कि यहां तक क्यूबिक तक आपकी कोई एक स्पेसिफिक पावर थी, लीनियर के लिए स्पेसिफिक पावर 1 थी, क्वाड्रेटिक के लिए स्पेसिफिक पावर आपकी 2 थी, क्यूबिक के लिए स्पेसिफिक पावर आपकी 3 थी। और इसी चीज को अगर मैं जनरलाइज कर देता हूं, मैं कहता हूं कि हमारी जो कोई भी हमारा जो इक्वेशन है उसकी पावर कोई भी n है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कोई भी हम यानी कोई एक स्पेसिफिक नाम उसको नहीं देंगे, उसको हम बेसिकली बोलेंगे पॉलिनोमियल। आपकी पावर 1 थी तो वो लीनियर इक्वेशन बन गई, पावर 2 थी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पावर 3 थी तो वो क्यूबिक इक्वेशन बन गई। तो जो भी पावर होगी उसका जो उस इक्वेशन का जो नाम होगा वो उस पावर के साथ रिलेट करेगा। पावर के साथ कैसे रिलेट करेगा, जैसे ये वहां पे पावर 3 है तो ये क्यूबिक होगी, पावर 2 है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इस चीज को आप जनरलाइज कर लेंगे तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो आपकी जो बेसिकली आगे हमारे पास एक्सरसाइज है उसमें जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे वो पॉलिनोमियल्स की करेंगे, वहां पे बार बार ये वर्ड यूज हो रहा होगा, तो इसलिए पहले मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पॉलिनोमियल हमारे पास होता क्या है। तो इसी चीज को आप जनरलाइज अगर आप कर लेंगे, यानी x की पावर कोई भी वेरिएबल यानी कोई पावर n हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन सीक्वेंस आपका ऊपर वाली जो इक्वेशंस है उसी तरह का होना चाहिए। अगर आप मैक्सिमम पावर n से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे x वेरिएबल है यानी x की पावर n से स्टार्ट करते हैं, तो अगली जो पावर होगी x की वो n-1 होगी, उसके बाद जो अगली पावर होगी वो n-2 होगी, उसके बाद जो अगली पावर होगी वो n-3 होगी। क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पावर नहीं है, कोई जनरल पावर हम यूज कर रहे हैं, तो जो भी अगली आने वाली टर्म होगी उसमें वेरिएबल की पावर पिछली से एक कम होगी। लेकिन जो एंड वाली टर्म है वो आपकी बगैर वेरिएबल की होगी, एंड वाली टर्म हमेशा आपकी कांस्टेंट होगी। अगर आप पर्टिकुलर इन एग्जांपल्स की बात करते हैं या इन इक्वेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आखिरी टर्म आपकी बगैर वेरिएबल की है, कांस्टेंट। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो इसमें भी जो आखिरी टर्म है वो हमारे पास बगैर वेरिएबल का है, मतलब ये भी कांस्टेंट है। अगर आप क्यूबिक की बात करते हैं तो इसमें भी आपकी जो आखिरी टर्म है वो भी आपकी क्या है जी, बगैर वेरिएबल क्या है, मतलब ये भी कांस्टेंट है। तो इसी तरीके से अगर आप पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो अगर आप n से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने अल्टीमेटली जाना कहां तक है, एंड तक, जहां पे आपका वेरिएबल खत्म हो जाएगा
और आपका जो कांस्टेंट है वो बगैर वेरिएबल के आ जाएगा, और स्टार्ट आपकी पावर कहां से होगी, एन, यानी कोई भी जनरलाइज एन पावर होगी। और उसके बाद जो हमारे पास ए है, ये बेसिकली हमारे पास एक्स की पावर एन का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, बी एन की पावर -1 का कोफिशिएंट होगा, सी एन माइनस पावर 2 का कोफिशिएंट होगा, एंड सो ऑन। याद रखें यहाँ पे जो हम ए बी सी डी यूज कर रहे हैं, इनकी जगह कोई भी नंबर होगा, ठीक है, ये क्योंकि जनरलाइज्ड फॉर्म है और इनकी जनरल फॉर्म्स हम लिख रहे हैं इक्वेशंस की और पॉलिनोमियल्स की, तो हमारे पास जो है ए बी सी यानी अल्फाबेट्स हम यूज करें, लेकिन ये हर दफा अल्फाबेट्स यूज नहीं होंगे। जब हम किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास ए बी सी डी की जगह हमारे पास कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक जो हमने बातें डिस्कस की हैं वो मैंने बेसिकली स्टार्ट किया आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, वेरिएबल से, कांस्टेंट, एंड देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन मैं आया हूँ इक्वेशन के ऊपर, देन इक्वेशन के फर्दर मोर टाइप्स के ऊपर मैं आया हूँ। लीनियर इक्वेशन आपकी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होगी, क्यूबिक इक्वेशन आपकी होगी। उसके बाद एक्चुअली जो हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो पॉलिनोमियल से हो रहा है, इससे आगे जो है हमारी नई चीजें आएंगी। इससे पहले वाली चीजें हमने प्रीवियसली पढ़ी हुई हैं, तो वो एक्चुअली जो है वो आपका रीकैप था, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि पॉलिनोमियल में बेसिकली कोई भी एक ऐसी जनरल टर्म होती है जहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर से स्टार्ट करेंगे और वो जनरलाइज्ड होगी, कोई भी एक पावर होगी एन, और आप ग्रेजुअली उसकी पावर जो है वो डिक्रीज करते जाएंगे और अल्टीमेटली आपने एंड करना है जहाँ पे वेरिएबल आपका खत्म हो जाएगा और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास कोई भी नंबर्स आ जाएंगे। सो ये वाली अगर मैं बात करता हूं तो लीनियर इक्वेशन भी बेसिकली हमारे पास पॉलिनोमियल की एक टाइप है, ठीक है, जिसमें आपकी जो n है वो 1 है क्योंकि n की पावर मैक्सिमम 1 से स्टार्ट हो रही है। क्वाड्रेटिक की बात करता हूं तो ये भी आपका पॉलिनोमियल की एक टाइप है जिसमें n जो है वो 2 है और उसके बाद n-1 यानी 2 में से 1 एक माइनस किया तो x की पावर 1 हो जाएगा और n पे हमारे पास कांस्टेंट बगैर x के। अगर मैं क्यूबिक की बात करता हूं तो ये भी पॉलिनोमियल की एक बेसिकली टाइप है। तो यहाँ पे जो n है वो 3 है, अगली टर्म में n-1 यानी 3-1 2 हो जाएगा। उसके बाद अगली टर्म n-2 का मतलब कि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और आखिरी वाली टर्म में आपका वेरिएबल खत्म हो जाएगा। सो इसके बाद इस एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज आपके यूज होंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स में फार्मूलाज के बगैर आप कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या मैथ अगर आपने अच्छी करनी है तो उसके लिए फार्मूलाज के ऊपर आपकी ग्रिप होना ज्यादा जरूरी है। सो इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली जो फार्मूलाज यूज होंगे वो मैंने पहले मेंशन यहाँ पे कर दिए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू दीज फार्मूलाज। तो पहले आपने इनके ऊपर ग्रिप जो है वो अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ भी जाएंगे। ये फार्मूलाज कोई नए फार्मूलाज नहीं है, ऑलरेडी आप लोग जो है छोटी क्लासेस में ये फार्मूलाज जो है वो पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो इन फार्मूलाज के ऊपर मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, तो जिन कॉन्सेप्ट के ऊपर मुझे टाइम लगाने की जरूरत थी वहां पे मैंने टाइम लगाया, लेकिन अभी जो क्विकली मैं इन फार्मूलाज से गो थ्रू करूंगा एंड देन आई विल बी मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज। तो सबसे पहले अगर पहला फार्मूला आप देखते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंडली a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और थर्ड हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हमारा थर्ड फार्मूला है। जो अगर आपने छोटी क्लासेस में कोई अच्छा सिलेबस या अच्छा मैथ पढ़ा हुआ है तो ये फार्मूलाज कहने की आप लोगों ने ड्राइव भी किए होंगे। सो इन फार्मूलाज की डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि अभी आपका लेवल ऐसा है कि हम इसकी डिटेल में जा नहीं सकते। अच्छा, अभी फर्दर मोर मैंने बड़ा डिटेल के साथ इस अलजेब्रिक टर्म को जो है वो एक्सप्लेन किया, अलजेब्रिक टर्म को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बड़ा डिटेल के साथ। सेकेंडली हमारे पास जो दूसरी टर्म यहाँ पे यूज हो रही है फैक्टराइजेशन, अब इसको थोड़ा सा इसके ऊपर बात करता हूं, देन आई विल बी कमिंग टू द क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है फैक्टराइजेशन और एक होती है एक्सपेंशन। अगेन ये छोटी क्लासेस से रिलेट कर रहा है तो मैं चाह ये रहा हूं कि मैं कंप्लीटली आपको रिकैप दे के देन जो है अगले टॉपिक की तरफ आऊं। सो फैक्टराइजेशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि जब भी कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है, तो उसको आप किसी भी तरीके से मैनेज करके प्रोडक्ट की फॉर्म में ले आएंगे तो ये आपकी फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन आपकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आपका क्वेश्चन नहीं होगा बल्कि प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपका प्रोडक्ट की फॉर्म में है उसको आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लेके आएंगे तो आपकी क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। सो यहाँ पे क्विकली एक मैं एग्जांपल लिख के तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ
कि फैक्टराइजेशन क्या होगी और एक्सपेंशन क्या होगी। लेट्स से मेरे पास है 4y + 8। अब देखिए ये एक्सप्रेशन आपका किस फॉर्म में, एडिशन की फॉर्म में है। तो अगर मैंने इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो लेट्स से 4 और 8 में से 4 को मैं कॉमन ले सकता हूं। 4y में से 4 कॉमन गया तो y बचेगा, प्लस 8 में से 4 कॉमन गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए जो एक्सप्रेशन आपका एडिशन की फॉर्म में था उसको मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सो दिस इज एक्चुअली द फैक्टराइजेशन, कि आपका एक्सप्रेशन एडिशन की फॉर्म में है या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है, उसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारे पास क्या हो गया, फैक्टराइजेशन होगी। अब इसी का अगर हम रिवर्स आते हैं, लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन 4y + 8 नहीं था, बल्कि मेरे पास क्वेश्चन ये था कि 4 × y + 2। अब ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, यानी ये फैक्टराइज्ड हुआ है। अगर हमने इसकी एक्सपेंशन करनी है तो क्या होगी, ये 4 ब्रैकेट में सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y + 8। तो ये आपका क्या हो गया, हमने बेसिकली एक्सपेंशन की है कि आपका एक्सप्रेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में था, इसको हम किस फॉर्म में लेके आए, एडिशन के फॉर्म में ले आए। सो ये बेसिकली हमारे पास फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन होती है, क्योंकि एक्सपेंशन भी इसके साथ रिलेट कर रही है तो उसका भी मैंने आपको बता दिया है। सो फाइनली मैं अपने जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ आता हूँ, हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज है उसकी तरफ आता हूँ। सो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे भी अगेन आपकी टर्म, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये पॉलिनोमियल जो है इस चैप्टर में बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा। तो ये पॉलिनोमियल होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, डिटेल के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। सो सबसे पहले अगर इन क्वेश्चंस में कुछ जो जनरली बातें हैं वो मैं आपके माइंड में आपको बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि जनरली आपने फैक्टराइजेशन करने के दौरान कौन सी बातों का ख्याल रखना है। तो याद रखें जब भी आप इस चैप्टर में जब भी आप फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तो कुछ चीजें जो आपने अपने माइंड में रखनी है, उनमें से सबसे पहली चीज ये है कि आपके क्वेश्चन में अगर जितनी भी टर्म्स हैं, लेट्स से 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी टर्म्स हैं उनमें से फैक्टराइजेशन करने के दौरान सबसे पहली चीज जो आपने चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि हमारे क्वेश्चन में जितनी भी टर्म्स हैं उन सारी की सारी टर्म्स में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। ठीक है, लेट्स से अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो मैंने सबसे पहला काम ये चेक करना है कि मेरे पास इस क्वेश्चन में सारी टर्म्स में से कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। तो अगर सारी टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है तो मेरा पहला स्टेप ये होगा कि मैंने वो वाली चीज जो कॉमन आ रही है सारी टर्म्स में से वो कुछ चीज कॉमन लूंगा और उसके बाद फिर फर्दर उसको सॉल्व करूंगा। सो फैक्टराइजेशन में सबसे पहला स्टेप कि आपने ये चेक करना है कि आपकी सारी की सारी टर्म्स में से कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। अगर कॉमन आ रही है तो वेल एंड गुड, उसको कॉमन लें और उसके बाद फर्दर आपने क्या करना है, उसको जो फैक्टराइज है वो करना है। सेकंड चीज जो आपने देखनी है, पहली चीज आपने देख ली कि कॉमन आ गया, अगर आता है तो वेल एंड गुड, आपने ले लिया। लेने के बाद जो भी टर्म्स बचेंगी उन टर्म्स में आपने ये चेक करना है कि इन 3 फॉर्मूलाज में से कोई फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, फैक्टराइजेशन के दौरान पहला स्टेप आपने ये देखना है कि सारी के सारी टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन लें। उसके बाद सेकेंडली आपने ये देखना है कि ये जो 3 फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं, कॉमन लेने के बाद इन फॉर्मूलाज की कोई फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही। अगर इन फॉर्मूलाज की फॉर्म बन रही है, वो फॉर्मूलाज की फॉर्म बनाएं और उस फॉर्मूले को क्लोज कर लें, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स से अगर आपने कॉमन लिया, आपके फॉर्मूला की फॉर्म भी नहीं बन रही, देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उस एक्सप्रेशन की हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देन आप क्या करेंगे, अगर फॉर्मूला की फॉर्म नहीं बन रही तो आप मिड टर्म ब्रेक की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और ऑप्शन भी होगा कि अगर आपने सारी टर्म्स में से देखा आपका कुछ कॉमन आता है, वो आपने ले लिया, लेकिन आपकी टर्म्स 3 नहीं 4 है। अगर आपकी टर्म्स 4 हैं तो याद रखें हमेशा आपने 2 टर्म्स को लेके तो आपने कॉमन लेना है, राइट। तो जब भी आपकी 3 टर्म्स होंगी तो आपने ओवरऑल देखना है कि तीनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर 4 टर्म्स हैं तो फिर भी पहला स्टेप ये होगा कि आपने सारे के सारे एज अ होल देखना है, चारों टर्म्स में कोई चीज अगर कॉमन आ रही है वो लें। अगर वो चीज कॉमन आ रही है उसके बाद फिर आपने 2 टर्म्स करके चेक करनी है कि पहली 2 टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है और आखिरी 2 टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है। तो जो भी टर्म्स में कॉमन आएगा वो लेने के बाद आपकी जो दरमियान वाली टर्म बचेगी वो आपकी सेम होगी, जैसे हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो वो आगे हमारे पास क्वेश्चन भी है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो हमारे पास अगेन
एक्सरसाइज 4.1 आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² y क्यूब माइनस 6x² y स्क्वायर प्लस 2xy क्यूब। अब देखें हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं, तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको ये बताया है कि आपने देखना है कि तीनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि तीनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर मैं देखता हूं, सबसे पहले मैं कोएफिशिएंट से स्टार्ट करता हूं, तो यहाँ पे पहली टर्म में मेरे पास कोएफिशिएंट 2 है, दूसरी टर्म में मेरे पास कोएफिशिएंट 6 है और तीसरी टर्म में मेरे पास कोएफिशिएंट 2 है। 2, 6 एंड 2 ये सारे के सारे 2 के टेबल में से हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। सो पहली चीज हमारे पास ये आ गई, हमारे पास कंफर्म हो गया कि एक 2 तो सारी टर्म्स में से कॉमन आता है। सेकेंडली आपने वेरिएबल्स को देखना है। अगर आप x की वेरिएबल्स की पावर देखें तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो याद रखें जब भी किसी वेरिएबल को आप कॉमन ले रहे होते हैं तो आपने एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि वेरिएबल्स में से वो चीज कॉमन लें जिसकी पावर सबसे छोटी है। x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो x की पावर मैक्सिमम पावर 2 है और मिनिमम पावर 1 है, तो x की पावर 2 आप कॉमन नहीं ले सकते, इसकी जो मिनिमम पावर है वो आप कॉमन लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये डिसाइड कर चुका हूं कि 2 तो मेरा कॉमन आना ही आना है। सेकेंडली जब मैंने x की पावर्स को देखा तो मैंने डिसाइड किया कि इसकी जो लोएस्ट पावर है वो 1 है, तो x की पावर 1 यानी x भी मेरा कॉमन आएगा। अब जो तीसरी यहाँ पे चीज यूज हो रही है y, उसको मैं देखता हूँ, y क्यूब, y स्क्वायर और y क्यूब। अब देखिए y क्यूब, y स्क्वायर, y क्यूब में जो हमारे पास लोअर पावर है वो है y स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से जो तीसरी चीज कॉमन आएगी वो y स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 चीजें कॉमन आनी है, एक 2, एक x और दूसरा और तीसरी चीज हमारे पास y स्क्वायर कॉमन आना है। तो ये मैं कॉमन लेता हूं, 2x और y स्क्वायर कॉमन लिया। अब कॉमन लेने के बाद 1 बाय 1 टर्म्स को आपने देखना है कि कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बनेगा। 2x y स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया। अब देखिए पहली टर्म है हमारे पास 2x स्क्वायर y क्यूब, यहाँ पे 2 तो हमारा कॉमन चला गया, 2 तो ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास x स्क्वायर है, लेकिन कॉमन में क्या लेके जा रहा हूं, x की पावर 1 लेके जा रहा हूं ना, तो यहाँ पे हमारे पास 2x हैं, एक x आपका कॉमन चला गया और एक x आपका यहाँ पे बचेगा। और सेकेंडली अगर आप y की बात करते हैं तो y की पावर 3 है, तो y कितने में कॉमन लेके जाऊंगा, y की पावर 2, तो 2y हमारी कॉमन चले गए, तो एक y आपका यहाँ पे बचेगा। अब सेकेंडली दूसरी टर्म के ऊपर आए, 6 में से अगर मैं 2 को कॉमन लेके जाऊंगा तो 6 डिवाइड बाय 2 इज 3, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 3। और x स्क्वायर, अगेन x की 2 पावर्स हैं, एक x आपका कॉमन चला गया, एक x आपका यहाँ पे बचेगा। अगेन अगर आप y स्क्वायर की बात करते हैं तो y स्क्वायर तो मैं कॉमन लेके गया हूं, तो यहाँ पे दरमियान वाले टर्म में तो आपका कोई y नहीं आएगा। अगेन लास्ट टर्म की देखें, 2 ऑलरेडी मेरा कॉमन चला गया और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 भी कॉमन चली गई है, लेकिन y की पावर 3 है, तो y की जो 2 पावर्स हैं वो आपकी कॉमन चली गई और यहाँ पे सिर्फ सिर्फ आपका क्या बचेगा, एक y बचेगा। 2 भी कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया और y स्क्वायर 2y भी कॉमन चले गए और एक y आपका यहाँ पे बच गया। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है टेकिंग 2xy स्क्वायर एज अ कॉमन, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। बिकॉज अगर आप कॉमन लेने के बाद इन टर्म्स को देखते हैं तो यहाँ पे ना आपकी फॉर्मूला की फॉर्म बनेगी और ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि इस पे मिड टर्म ब्रेक करें। याद रखें कॉमन लेने के बाद भी अगर आपका एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है तो आप मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। मिड टर्म ब्रेक हमेशा आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की होगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी। सो वंस वी हैव टेकन द कॉमन और आपकी जो बाकी ब्रैकेट में चीज बची है वो क्वाड्रेटिक नहीं है तो उसको उधर ही छोड़ दें, क्योंकि आगे हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहीं पे इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है जी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं तो इनिशियली पहली चीज जो अगेन मैंने आपको बताई है कि फैक्टराइजेशन के दौरान पहली चीज आपने ये देखनी है कि सारी की सारी टर्म्स में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। सो अगेन मैं उसी चीज को फॉलो करता हूं। अगर मैं चारों टर्म्स को देखता हूं तो पहली टर्म में भी 3 है, दूसरी टर्म में भी 3 है, तीसरी टर्म में भी 3 है और चौथी टर्म में भी 3 है। ठीक है, सो सबसे पहले जो 3 चारों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है वो 3 मैंने क्या किया, कॉमन लिया। तो यहाँ पे 3 कॉमन चला गया तो nx बचेगा, 3 कॉमन चला गया तो x बचेगा, 3 कॉमन चला गया तो ny बचेगा एंड 3 कॉमन चला गया तो y बचेगा। अब 1 से आपका 3 कॉमन चला गया और ब्रैकेट में आपकी 4 टर्म्स हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया, उसी चीज को फॉलो करेंगे कि अगर आपकी 4 टर्म्स हैं तो 4 टर्म्स जब भी होंगी तो आपने पहली 2 टर्म्स और आखिरी 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है। सो
अगर यहाँ पे मैं देखता हूं पहली दो टर्म्स में, तो हमारे पास है एन एक्स माइनस एक्स। गौर कीजिएगा, एन एक्स माइनस एक्स, इसमें से यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, ठीक है। तो यू कैन टेक x एज अ कॉमन। सो हमारे पास ये वाला 3 तो एज इट इज ऊपर से नीचे आ गया। इन दो टर्म में से आपने x को कॉमन लिया, तो यहाँ पे x कॉमन लिया तो हमारे पास n बच गया, और x कॉमन चला गया तो बाकी क्या बचेगा, जाहिर सी बात है 1 बचेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय x लिख सकता हूँ, राइट। सो x कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब अगली दो टर्म्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखें एन वाई प्लस वाई, एन वाई प्लस वाई, तो बोथ टर्म्स में y है, तो इसका मतलब है मैं y को कॉमन ले सकता हूं, लेकिन यहाँ पे n के साथ नेगेटिव है। तो जब भी आपका यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो आपका नेगेटिव भी कॉमन जाएगा, तो जब भी नेगेटिव कॉमन जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर आपकी टर्म्स क्या होंगे, सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। सो एन वाई और y में से मैंने माइनस वाई को कॉमन लिया, तो y तो कॉमन चला गया, आपका क्या बचेगा n। ऑलरेडी पहले आपका n नेगेटिव था, वो नेगेटिव कॉमन जाने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये प्लस, क्योंकि नेगेटिव कॉमन गया है तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और y भी कॉमन चला गया है, तो अगेन y की जगह मैं y को लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय y। तो y जब कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो अगेन अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी जो दरमियान वाली टर्म्स है n-1 और n-1 ये सेम है। तो जब भी इस तरह की आप दो दो टर्म्स को लेके कॉमन करते हैं तो नॉर्मली ऐसा होता है कि आपकी ये जो दरमियान वाली टर्म्स हैं ये हमेशा सेम आती हैं। तो वंस ये वाली सेम टर्म्स हैं उसको आप क्या करते हैं, वंस लिख देते हैं। अगेन ये 3 एज इट इज, ये जो हमारे पास सेम टर्म्स है n-1 और n-1, इनको हम एक ही दफा लिख लेंगे, और बाकी यहाँ पे क्या बचा n-1 तो हमने लिख लिया, यहाँ पे बचा x और माइनस वाई, x और माइनस वाई हमने लिख लिया, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सो आपने जो बातें माइंड में रखनी है इस एक्सरसाइज को आगे लेके भी, वो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपने देखना है कि सारी की सारी टर्म में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर सारी टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले वो चीज कॉमन लें। उसके बाद कॉमन लेने के बाद भी अगर आपकी जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक है तो फिर आप मिड टर्म ब्रेक की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप कॉमन लेने के बाद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है तो देन आप अगर फिर 3 टर्म्स हैं तो उसको उधर ही छोड़ दें, लेकिन अगर 4 टर्म्स हैं तो फिर दो दो के पेयर्स बना के आप उसको कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन लेने के बाद आपकी जो दरमियान वाली टर्म्स होगी वो सेम होगी, वो आप एक दफा लिख ले, और बाकी जो टर्म्स बचेंगी उनको आप लिख के तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।